सदाबहार सच्ची कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं रियाद में एक होटल में वेटर का काम करता था। एक दिन काम करते करते मुझसे कुछ नुकसान हो गया। होटल मालिक ने मुझे कहकर जेल भिजवा दिया कि मैंने नुकसान जानबूझकर किया है। मेरी पत्नी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। जब उसे मालूम हुआ कि मुझे 15 साल के लिए जेल हो गई थी तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। फिर माँ ने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी पत्नी की हार्ट अटैक हुआ है और वह मर गई है। मैं बड़ा दुखी हुआ। उसी गम में 15 साल जेल में बिता दिए। सज़ा पूरी करने के बाद घर आया। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। घर में सब बदल गया था। छोटे भाई ने भी शादी कर ली थी, लेकिन उसकी पत्नी हर टाइम पर्दे में रहती थी। कोई पूछता तो कहती कि मेरे चेहरे पर एलर्जी है। एक दिन रात का टाइम था। मैं भाई के कमरे में केबल का तार लेने गया तो भाई घर पर नहीं था। उसी टाइम मेरे छोटे भाई की बीवी नहा कर निकली थी और जब मेरी नज़र उसकी शक्ल पर पड़ी तो मेरे तो जिस्म से जान ही निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम इलियास है। हम 4 भाई और बहन थे। मेरी उम्र 32 साल थी। एक भाई मुझसे बड़ा और दूसरा भाई बहन सब छोटे थे। मेरे पापा की कुछ साल पहले ही इंतकाल हो गया था। मेरी मम्मी ने हम भाई बहनों को संभाला था। मेरे बड़े भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और रोजी रोटी के लिए नौकरी की तलाश में निकल कर खड़ा हुआ। वह मुझे आज भी याद है। जब वह शाम को घर आता तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ पूछती तो कहता कि कुछ दिन में नौकरी मिल जाएगी। और फिर ये कुछ दिन के और चक्कर में एक दिन घर का राशन खत्म हो गया। जिन घरों के बड़े कमाने वाला ना चाहे, उस घर के बाकी लोग को तो भूखा का शिकार होना ही पड़ता है। मुझे भी उस टाइम एहसास हुआ था। सोचा कि मुझे भी भाई के साथ ही काम कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे भी तो नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दोस्त ने मेरी मदद की और मैं रियाद आ गया। मेरी जॉब एक होटल में वेटर की लगी थी और मैं अच्छा कमाने लगा था। 3 साल बाद छुट्टी पर घर आया तो सब बहुत खुश हुए। मेरे मौसा मौसी ने हमें दावत भी दी थी। यूं ही एक हफ्ता बीत गया। एक रोज़ कहने लगी, कल तुम्हारे मौसी का फ़ोन आया था। वह तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। जिस दिन मौसी के घर दावत खाकर आया था, मुझे एहसास हुआ था कि मुझे उनकी बेटी रेशमा से मोहब्बत हो गई है। मैं बहुत जल्द ही माँ से कहने वाला था, लेकिन मैं रेशमा की लड़ने की आदत से बहुत परेशान था। हर टाइम मेरी शिकायत लगाती रहती थी। असल में उसे मेरे बालों से बड़ी समस्या थी। मेरे बाल बड़े होते थे और उसे लगता था कि मैं देखने में लड़की लगता हूँ। मैं उसे कहता कि मुझे बड़े बाल रखना अच्छा लगता है और बहुत ही हसीनाएं मुझ पर फिदा हैं, लेकिन तुम हो कि मेरी बालों के पीछे पड़ गई हो। वह चुप हो जाती। माँ ने बताया कि मौसी चाहती हैं कि मैं यहाँ ज़्यादा टाइम ख़राब ना करूँ और जल्दी वापस अपने काम पर चला जाऊँ। मैंने माँ से कहा कि कहीं रेशमा ने तो मेरी कोई शिकायत नहीं लगाई, जो आप अचानक मुझे वापस जाने को कह रही हो। मेरी बात पर मम्मी मुस्कुरा दी और कहने लगी, अरे नहीं, वह बेचारी तुम्हारी शिकायत क्यों लगाएगी। वह तो मुझे कह रही थी कि तुम्हारे लिए अब एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर तुम्हारी शादी कर दें, जो तुम्हारे ऊपर काबू रखे। वैसे ही 3 दिन हो गए तुम्हें हिंदुस्तान आए हुए। बताओ, कोई लड़की पसंद आई है। माँ ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा था। ना चाहते हुए भी माँ की बात पर मुझे रेशमा का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया था। अचानक माँ की आवाज़ आई कि कह रही थी कि क्या हुआ, खो गए। मैंने कहा कि कहीं नहीं, यही सोच रहा हूँ कि मुझे अभी तक कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आई। माँ मुस्कुराने लगी और मैं डर गया था, कहीं मेरी माँ जानती तो नहीं कि मैं उनकी भतीजी को ही पसंद करने लगा हूँ। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरी नज़रों में 2-3 बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं। अगर तुम कहो तो मैं किसी एक से तुम्हारी बात चला सकती हूँ। मैंने कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी बहुत सारे काम हैं, घर बनाना है, भाई की शादी करनी है, फिर बहनों की शादी होगी, उनके बाद मैं सोच लूँगा मैंने क्या करना है। शादी हो जाएगी तो क्या तेरी पत्नी मना कर देगी तुझे ये सब जिम्मेदारियां उठाने से। बेटा, अगर पति अच्छा हुआ, अपने घर वालों का ख्याल रखने वाला हुआ, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जानता हो, तो पत्नी पागल नहीं होती कि उसके घर वालों को कुछ ना समझे। एक पत्नी के लिए उसके पति के रिश्तेदार इतने ही प्यारे होते हैं जितने उसके पति को अपने रिश्तों की कदर होती है। वैसे क्यों नहीं करनी शादी तुमने। चलो, तुम्हारे भाई की तो समझ आती है, उसने तो रोजी की वजह से शादी नहीं की, लेकिन तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो।
रोजी मेरे बड़े वाले मौसा की बेटी थी। नाम तो उसका रिहाना था, पर सभी उसे रोजी बुलाते थे। मेरा भाई उसे मोहब्बत करता था, लेकिन रोजी अच्छे पैसे वाले घर की लड़की थी। वह थोड़ी मॉडल सी थी। उसने कहा था कि उसका इस 4 मंजिले घर में, जहाँ 12 लोग रहते हों, उसका गुजारा नहीं होगा। उसे एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश थी। उसने ऐसे लड़के से शादी की जिसकी सरकारी जॉब थी, और मेरा भाई अपनी मोहब्बत का मातम पिछले 3 साल से मना रहा था। मम्मी ने बहुत बार उससे शादी को कहा था, लेकिन भाई ने कहा कि इस बात पर कोई उनसे बात नहीं की जाए। मैं कैद नहीं होना चाहता था। फिर माँ मेरी शादी के लिए पीछे पड़ गई। कहती थी, अब मैं तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूँगी। मेरी छुट्टी खत्म होने वाली थी। मौसा बार बार कह रहे थे, छुट्टी मत लेना, वापस जाओ और कमाओ। अभी तुम्हारे सर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इस बार मैं रेशमा की वजह से जा नहीं रहा था। जब से उसे मिलकर आया था, लगता था कि वह ना मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। उसकी आंखें मुझे सोने नहीं देती थी। उसकी हंसी मुझे अपने कानों में गूंजती सुनाई देती थी। आंखें खोलता तो मेरे सामने कोई भी नहीं होता। लेकिन मेरी माँ और मौसा कुछ दिन से एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। मैं चाहता था कि उनके बीच जो गलतफहमी है वह दूर हो जाए। मैंने माँ को सब कुछ बता दिया था। वह कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं जल्दी से तुम्हारे मौसा जी से तुम्हारी शादी की बात करूँगी। मैंने कहा, पहले बड़े मौसा से लड़ाई झगड़ा तो ख़त्म कर लो, कहीं वह कोई समस्या ना खड़ी कर दें। क्योंकि रेशमा के पापा और रोजी के पापा दोनों भाई थे। रोजी के माँ यानी मेरी बड़ी मौसी वैसे तो मिलती थी, मगर अंदर से हमारे हक में अच्छा नहीं बोलती थी। मैं बहुत खुश था। शुक्र है कि माँ को कोई ऐतराज़ नहीं था। मैंने कहा कि ये तो और भी अच्छी बात है कि माँ जैसे ही रेशमा और उसके घर वाले हाँ करेंगे, हम जल्दी से शादी की तारीख रख देंगे। माँ के चेहरे पर मुझे फ़िक्र की लहर नज़र आई थी। मुझे एक पल को लगा जैसे वह परेशानी में है। कहने लगी कि हाँ, दुआ करूँगी कि रेशमा मान जाए। उन्हें रेशमा का डर भी था, कहीं वह फिर से मना ना कर दे। मैंने कहा कि वह भला क्यों मना करेगी, उससे मैं मोहब्बत करता हूँ। उस दिन मैंने माँ की आंखों में एक अजीब सा दुख देखा था, जो बोलते हुए उनकी आंखों से झलक रहा था। वह कुछ देर सोचने के बाद बोली कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, लेकिन मत भूलना, मैंने बहुत तकलीफ़ भी बर्दाश्त की है। ये ना हो कि तुम अपनी मोहब्बत पाने की ये मुझे ही भुला दो। तुम जानते हो कि मोहब्बत का भूत अक्सर रिश्ते पहचानना भुला देती है। अपने भाई का हाल देख रहे हो, क्या दिया है उस मनहूस मोहब्बत ने। कमाने में खुद को इतना बिजी कर दिया है कि उसे अपनी जात भी भूलती जा रही है। वह आज तक समझ नहीं सका, जिसकी मोहब्बत में सब कुछ भूले बैठा है, वह सुकून से अपने घर में है। अब वह किसी की बीवी है। मुझे दुख है कि मेरी भतीजी और मेरी बहन ने मेरा सोचा हुआ नहीं किया था, ना मेरे बेटे के ख्वाबों की परवाह की थी। इसलिए डरती हूँ कि इस बार भी मेरे अपने बच्चों की खुशियाँ ना छिन जाए, और मैं जो बहनों के घर थोड़ा बहुत आती जाती हूँ, उससे भी मैं दूर ही ना हो जाऊँ। मैंने सारी रात जागते हुए बिताई थी। मैं जानता था कि रेशमा और रोजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। रेशमा रोजी जैसी नहीं है, उसे रिश्तों की कदर है। वो पैसों के लिए कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगी। और आप तो हमारे हालात भी बहुत अच्छे थे। मैंने रेशमा को कॉल की, उसे कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था क्यों ना आज हम कुछ टाइम साथ बिता लें। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं डर भी रहा था कहीं वह मना ही ना कर दे। उसने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल की दुआ सुन ली है। मैंने खुशी से उसे कहा कि ठीक है, मैं अभी आया। उससे मिलने के लिए मैं इतना बेचैन था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या पहन कर जाऊँ। मेरी बहन मुझे तंग कर रही थी और मैं उस दिन सिर्फ मुस्कुरा रहा था। टाइम था कि बीतता ही जा रहा था। मैंने कहा कि शुक्र है तुमने बाहर मिलने से मना नहीं किया, वरना मैं तो समझा था कि तुम नहीं आओगी। रेशमा बोली कि अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें तंग कर रहा था। हालांकि मैं अब की बार नाराज़गी से डरता था। उस दिन मैंने सिर्फ उसकी वजह से ही नूडल्स खाए थे, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाता था। मैं जानता था कि वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 दिन मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन था। मैंने ख्वाहिश की थी काश वक्त रुक जाए, लेकिन वक्त कब रुकता है, ख्वाहिश कब पूरी होती है। मैंने रेशमा से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात पर तो वह एकदम से
परेशान हो गई। उसे यकीन ही नहीं था मैं ऐसा कुछ कहूँगा। कुछ ही देर बाद बोली कि आप शायद अपने होश में नहीं हैं। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? उसका कुछ देर पहले वाला नॉर्मल अंदाज अब बहुत अलग हो चुका था। उसने कहा कि मैं अपने होश में नहीं हूँ। मैं उसके सामने खड़ा उसकी आंखों में देखकर बोल रहा था, लेकिन उसने कहा कि वह मुझसे शादी कभी नहीं करेगी। वह कुछ और भी कह रही थी, लेकिन अब मैं होश में कहाँ था। मेरा दिल तो खाई में जा गिरा था। मैंने अपने कमज़ोर से शब्दों में कहा, लेकिन क्यों? लेकिन हर क्यों का जवाब कब मिलता है? मेरे हर सवाल का जवाब दिए बगैर चली गई थी। मैं घर वापस आ गया, खुद को कमरे में बंद कर लिया। किसी से बोलने और बात करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। एक दिन माँ ने कहा कि इलियास, क्या बात है, किन सोचों में गुम हो? तुम्हारी छुट्टी भी अब खत्म होने वाली है, इसलिए तो परेशान नहीं हो। मैंने माँ की गोद में सर रखा और कहा कि माँ, तेरे सोच बिल्कुल ठीक थे। जिन रिश्तों को हम दिल से मोहब्बत देते हैं उनको तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है, तो ऐसे रिश्ते से पलट आना चाहिए। मैं रो रहा था और मुझे लग रहा था कि इसी दिन के लिए तो माएँ कहती हैं मर्द रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। मर्द भी तो इंसान होता है। क्या मेरी यही गलती थी कि मैं उससे मोहब्बत करता था, खुद से ज़्यादा रेशमा को चाहता था? क्या ये भी रोजी की तरह सोचने लगी थी? मेरी माँ मेरा दुख समझ गई थी। उसके बाद कैसे सब कुछ हुआ मुझे कुछ पता नहीं था। मैं 2 दिन के लिए दिल्ली आ गया था एक दोस्त से मिलने। 1 महीने बाद मेरी वापसी थी। सोचा जाने से पहले दोस्तों से मिल लूँ। वापस घर आया तो पता चला कि अगले हफ्ते रेशमा से मेरी शादी है। मुझे यकीन ही नहीं आया था ये कब और कैसे, लेकिन मैं खुद गर्ज हो गया था। मैंने रेशमा से कुछ पूछना अच्छा नहीं समझा, ना उसे कॉल की, ना शादी से पहले मिलने गया था। बस ये समझ लें कि मैं डर रहा था कहीं वो मेरी आंखों में देख कर ना कह दे कि तुम बुज़दिल हो। एक लड़की को रिजेक्ट करना बर्दाश्त नहीं कर सका। शादी की तैयारियों में 1 हफ्ते का पता नहीं चला और मेहंदी का दिन भी आ गया। इसी रात रेशमा का फ़ोन आया था। मैंने डरते डरते फ़ोन उठाया कि पता नहीं अब क्या कहने वाली है। वह दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उसे ये भी नहीं पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। मैं नहीं चाहता था कि उसे चुप करवाने के लिए वह मुझसे कोई और बड़ी कीमत मांगे और मैं उसे फिर से खो दूँ। मैंने उसे रोने दिया। कुछ देर बाद उसने कहा कि इलियास, ये सब तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि तुमने भी तो वजह नहीं बताई, तुमने क्यों मना किया था? उसने मुझे कहा कि मैं उसी टाइम उसके घर पहुँचूँ, लेकिन मैं पागल नहीं था। उस सरफिरी लड़की के घर पहुँच जाता और वह शादी रोकने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वैसे भी तो वह कल मेरी होने वाली थी। किसी भी ऐसे वैसे जज्बाती फैसले की वजह से उसे मैं खो देना नहीं चाहता था। मैंने उस टाइम यही सोचा कि मुझे उससे मोहब्बत है और उसे पाना मेरा हक है। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। मैंने कहा कि जो कहना है फ़ोन पर ही कह दो। इस टाइम तुम्हारे पास नहीं आ सकता, लेकिन एक बात याद रखना, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। अगर तुम समझती हो कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर रहा हूँ तो तुम गलत सोच रही हो। सच तो ये है, मोहब्बत की वजह से ही मैं ज़िंदा हूँ। हाँ, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं तुमसे शादी करते ही वापस चला जाऊँगा। तुम्हें शक्ल भी नहीं दिखाऊँगा, लेकिन पहले वादा करो कि तुम मेरी ही रहोगी। रेशमा ने कहा कि तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझते हो, जिसे तुम सिर्फ अपने नाम करवाने की जिद में हो। मैंने ज़मीन पर नज़र जमाते हुए कहा कि मैं तो बहुत ही परेशान सा इंसान हूँ। गुरूर और घमंड से मेरा क्या वास्ता। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसे ही अपनी चाहत बना लूँ। मेरी बात पर रेशमा बोली, काश वह कुछ ना कहती, काश वह चुप ही रहती। उसने उस दिन मेरी जात को अजीब दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। कहने लगी, इलियास, तुम्हारे बड़े भाई की मोहब्बत अब कहाँ रहती है? मोहब्बत नाकाम थी और तुम याद रखना कि तुम मेरे जिस्म के मालिक तो हो सकते हो, लेकिन मेरी रूह तुमसे मोहब्बत कभी नहीं करेगी, क्योंकि मुझे मोहब्बत पर भरोसा नहीं है। मैं नहीं मानती उस मनहूस मोहब्बत को। उस दिन मुझे रेशमा के दुख में अपने बड़े भाई का दुख दिखाई दिया था। उसे भी तो मोहब्बत मनहूस ही लगती थी। मैं सारी रात सो नहीं सका। भाई के पास चला गया और सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था, जो कि उसे पहले मना किया करता था। आज उसके साथ बैठकर सिगरेट पी रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि ये फैसला करके अच्छा कर रहा हूँ
या बुरा, फिर मेरी शादी रेशमा से हो गई। वह दुल्हन बनी मेरे सामने थी और मैं उस टाइम भी बेयकीनी का शिकार था कि मैं वाकई इतना खुशनसीब हूँ कि वह लड़की मेरी बीवी बन चुकी है। अपने हाथों की मेहंदी पर नज़र टिकाए बैठी थी। मैंने उसके हाथ अपने हाथ में लिया और उससे कहा कि नाराज़गी ख़त्म करो। मैं मानता हूँ कि मैं खुद गर्ज हो गया था, लेकिन ये भी यकीन रखो कि मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। दुनिया की हर खुशी तुम्हारे लाकर दे सकता हूँ। उसने अपने हाथों मेरे हाथों में से छुड़ा लिए और कहा कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ना ही आरजू है मैं उसके लिए कुछ करूँ। मैंने उसे बहुत मनाया, मगर उसने उस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया था। मेरे जाने के दिन भी आ गया था। रेशमा अभी तक मुझसे नाराज़ थी और मैंने उसे कुछ टाइम देने का फैसला कर लिया था। मैं चाहता था वह सोचे समझे और फिर फैसला करे। वह गलत है, ऐसे ही इस रिश्ते से भाग रही है। मेरी माँ ने कहा कि उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरी छोटी बहन का रिश्ता आया था। वह चाहती थी कि अब मेरी दोनों बहनों की शादी कर दें। रिश्ता बहुत अच्छा था। मैंने हाँ कर दी और अगले दिन मेरी वापसी थी। मैं अपने कपड़े सूटकेस में रख रहा था जब रेशमा कमरे में आई। मैं उसे कहा कि आ जाओ, दरवाजे पर क्यों रुक गई हो? मैं जा रहा हूँ, तुम खुश रहना और मेरी हर गलती को सिर्फ मेरी मोहब्बत समझकर माफ़ कर देना। वह मेरे पास आकर बोली कि तुम्हारी छुट्टी ख़त्म हो गई है। मुझे पहली बार लगा जैसे वह मेरे दूर जाने से उदास हो गई है। मैंने कहा कि हाँ, हो गई है ख़त्म, अब तो तुम खुश हो जाओ ना, अब क्यों उदास हो? कहने लगी कि अच्छे दोस्त दूर जाए तो उदासी तो हो ही जाती है। वैसे तो तुम मुझे बुरे लगते हो, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे दूर जाने पर खुश हो जाऊं। आज मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। मैं चुप करके उसकी बातें सुनता रहा। फिर मैं अगले दिन रियाद वापस चला गया। यहाँ आकर भी उसे भूल नहीं सकता था, लेकिन काम की लोड की वजह से बहुत दिनों तक बात नहीं हो पाती थी। उसने बताया कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया है। माँ के नंबर पर उससे बात होती थी और वह भी बहुत थोड़ी सी। पता नहीं वह फ़ोन माँ को दे जाती थी या माँ को मुझसे बात करने की इतनी खुशी होती थी कि उसकी बात ही कम करवाती थी। आज माँ का फ़ोन आया था कि मेरी बहन की शादी की डेट फिक्स हो गई है और सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह काम पर नहीं जा रहे थे। मैं ही घर में अकेला कमाने वाला था। मैंने दिन रात एक कर दिया, अपनी बीवी को भी भुला दिया। इतना पैसा भेजा कि घर बन गया। मेरी बहन की शादी हो गई थी, लेकिन मैंने अब महसूस किया कि रेशमा और मेरी माँ को मेरी कोई फिक्र भी नहीं थी। माँ मुझे घर आने का भी नहीं कहती थी। मैं इसी परेशानी में था कि एक दिन मुझसे होटल में काम करते हुए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान पूरा ना कर पाने पर होटल के मालिक ने मुझे जेल भेज दिया, जहां पर मुझे 15 साल की कैद हो गई। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे घर वालों को भी पता चल गया था कि यहाँ मुझे 15 साल की कैद हो गई है। माँ तो बहुत रोई थी, पर रेशमा ने मुझसे बात करना भी छोड़ दी थी। फिर इसी तरह काफ़ी दिन बीत गए। मैं बहुत बेचैन था। एक दिन माँ ने खबर दी कि तेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। ये खबर ऐसी थी कि मैं ना जिंदा था और ना ही मुर्दा। मैं जीना भी भूल गया था। दिल चाहता था कि खुदकुशी कर लूं, मगर वह भी तो हराम मौत थी। मैंने सब्र किया और 15 साल जेल में बिताए। जिस दिन रिहा हुआ तो सीधा घर आ गया। मगर यहाँ तो सब कुछ बदल गया था। भाई ने भी शादी कर ली थी, लेकिन उसकी बीवी हर टाइम चेहरे पर नकाब करे फिरती थी। कोई पूछता तो कहती कि मेरे मुंह पर एलर्जी है, बस इसलिए चेहरा नहीं दिखाती। एक रोज रात का टाइम था। मैं भाई के कमरे से फ़ोन का केबल लेने गया तो भाई घर पर नहीं था और उसी टाइम भाभी नहाकर निकली और मेरी नज़र उनकी शक्ल पर पड़ी तो मेरे होश हवास उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरी मरी हुई बीवी थी जो मुझे देखते ही अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे पैरों ने अपनी जगह से हिलने से मना कर दिया था। मैंने दीवार का सहारा लिया और खुद को गिरने से बचा लिया। वह भी ज़मीन पर बैठकर रोने लगी थी। मैंने आज पहली बार उसे नफ़रत से देखा, जिसके लिए आज तक मोहब्बत में रोता रहा था। मैं तो उसकी जुदाई में ज़िंदगी का एक एक हिस्सा मरकर जी रहा था। मेरी आवाज़ कहीं दूर से आई थी, क्यों किया तुमने ऐसा? इतनी नफ़रत थी मुझसे, इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी? वह अब हिचकियों से रो रही थी और फिर जो उसने बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने बताया कि
जब मैंने उसे प्रपोज किया था उससे एक दिन पहले मेरी माँ उसके घर गई थी और उससे कहा था कि अगर मेरा बेटा इलियास तुमसे शादी के लिए कहे तो तुम मना कर देना, तुम्हारी शादी मैं इलियास से नहीं करूँगी। मैंने कहा कि मैंने तो आपके बेटे इलियास से मोहब्बत करती हूँ। तो कहने लगी इसलिए तो शादी नहीं हो सकती, मेरा बेटा भी तुमसे मोहब्बत करता है मगर वह नहीं जानता कि वह मेरा सौतेला बेटा है। मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, उसे तो कुछ याद भी नहीं है मगर मुझे याद है। इलियास की सगी माँ ने मुझे हर खुशी छीन ली थी, मेरे पति को मुझसे छीन लिया था, लेकिन अल्लाह ने मेरी सुन ली और इलियास को जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन मेरा पति जब तक जिंदा रहा सब बच्चों से ज़्यादा इलियास पर ही ध्यान देता रहता था। यहाँ तक कि रोजी ने इलियास की वजह से मेरे बड़े बेटे से शादी से मना कर दिया था। वह भी इलियास से शादी करना चाहती थी। उस लड़के की वजह से मेरा सगा बेटा इस हाल को पहुँचा। अब अगर उसकी तुमसे शादी कर देती तो वह तुम्हारा हो जाएगा। मेरी बेटी अभी कुंवारी है और बेटे भी, मेरा सगा बेटा काम नहीं करता और मुझे मेरी बेटी की शादी भी करनी है। अभी मुझे इलियास की कमाई की बहुत ज़रूरत है, मुझे घर बनाना है और ये सब तभी मुमकिन होगा जब इलियास मेरे हाथ में रहे। मैं चुप हो गई। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन फिर सोचा कि मेरी वजह से तुम अपने रिश्तों से दूर हो जाओगे। लेकिन फिर एक दिन वह अचानक आई और कहा कि अगर तुम्हारी शादी इलियास से नहीं हुई तब भी वह मेरे हाथ से निकल जाएगा। तुम्हारी सौतेली माँ और मेरी बुआ ने कहा कि उनकी एक शर्त है, अगर मैं मान लूँ तो वह मेरी शादी तुमसे करवा देंगी। और मैंने सिर्फ तुम्हारे नाम रहने के लिए उनका साथ दिया। और फिर जुल्म की हद तब हो गई जब तुम्हारे रियाद जाने के बाद कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि शर्त के मुताबिक वह तुम्हें कह चुकी थी कि मैं मर चुकी हूँ। लेकिन 15 साल बाद जैसे ही तुम्हारे आने का पता चला तो मुझे कहा कि मैं यहाँ आ जाऊँ और मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तो कुछ दिन में चली जाती तो वह तुम्हारे छोटे भाई की बीवी को वापस बुलवा लेती और उसे तुम्हारी वजह से कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज दिया गया। और रेशमा रो रही थी और मैं तो पता नहीं कहाँ खो गया था। आज ज़िंदगी मुझे कहाँ ले आई थी। जिस माँ को मैं देखना इबादत समझता था उसमें मेरी ज़िंदगी से हर खुशी छीन ली थी। मेरी उम्र का एक हिस्सा मुझे और मेरी बीवी को जुदाई देकर तमाशा देख रही थी, इसलिए क्योंकि वे मेरी सगी माँ से बदला ले सके। मैं सोच सोच कर पागल हो चुका था कि उस सब में मेरा क्या कसूर था। मेरे भाई बहन पैसों की लालच में सब कुछ भूल गए थे। पैसा हर रिश्ते से बढ़कर था लोगों के लिए। मेरी माँ को जब पता चला कि मैं सब कुछ जान गया हूँ तो झूठ बोल दिया कि मेरी बीवी ये चाहती थी कि तुमसे कहा जाए कि मैं मर चुकी हूँ। ये तो खुद तेरे भाई से मोहब्बत करती थी। फिर मेरी माँ ने खुद को सच्चा करने के लिए मेरी बीवी और भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया। उस टाइम मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। मैंने रेशमा को साथ लिया और घर छोड़ दिया। मैंने उस बेवफा रिश्तों का क्या करना था। मैंने ज़िंदगी से यही सीखा कि जो आपका है उसे आपका एहसास होता है, जो आपका नहीं उसे आपका एहसास कभी नहीं हो सकता। मैंने और रेशमा ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। कुछ साल बाद माँ ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी और मेरा दिल आज भी उनके लिए साफ था। मैं तो उन्हें अपनी माँ समझता था। मैंने पिछली सब बातें भुला दी मगर मैंने अपना घर अलग कर लिया था। अब मैं माँ से मिलने और उन्हें खर्चा देने के लिए भी जाता हूँ। बस दिल में एक सवाल ज़रूर उठता है, मेरा क्या कसूर था। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।